विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हुए। आज दर्शक दीर्घा में हमारे नौजवान साथी अभिभावक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच गोरखपुर जनपद के जिला प्रभारी आदरणीय इंजीनियर रामदयाल साहब, आदरणीय इंजीनियर रामपाल साहब, जिला अध्यक्ष आदरणीय हीरामन जी और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले नवयुवा कुंदन के जो सहयोगी साथी हैं, सबको विशेष साधुवाद, धन्यवाद। और तथागत से यह कामना करते हैं कि आप सबको जो नवयुवा पीढ़ी है इसको सद्बुद्धि मिले और जो हक और अधिकार की लड़ाई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारिकी है, इस विचारिकी को बढ़ाने में आप लोगों को दिल, दिमाग, शरीर और तंदुरुस्त होकर के, स्वस्थ होकर के काम करें। आदरणीय सम्मानित मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अभिभावक आदरणीय एडवोकेट सत्यनारायण जी, आदरणीय दरोगा जी राजकुमार साहब और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई रणजीत जी। हम चाहते हैं 2 मिनट आप लोगों को थोड़ा कष्ट दें। क्या कष्ट लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो खड़े होइए, क्योंकि आज संविधान की अगर चर्चा नहीं होती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो चर्चा है अधूरी रह जाएगी। तो आप सभी सावधान मुद्रा में खड़े होइए, दाहिना हाथ निकालिए और पुरानी एक परंपरा है कि क्रिया खियाई, तुहार क्रिया। तो अगर हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो कसम खाना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित होना होगा, क्योंकि हमारे हक और अधिकार भारत के संविधान में ही निहित हैं। आदरणीय साथियों, आप लोग दोहराएंगे, दाहिना हाथ निकाल रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग अपना स्थान लें। चूंकि हक और अधिकार लेने के लिए कहीं न कहीं हम संविधान की शरण लेते हैं और संविधान ही हमको बताता है कि एक आधुनिक भारत जिसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, इस आधुनिक भारत में हम अपना हक और हुकूक कैसे लेकर के रहेंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का जो स्वप्न था, जिस भारत को बनाने की कल्पना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिया है, यह संविधान
आज एक तरह से चंद नुमाइंदों कठपुतलियों के हाथ में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सरकार बनाए थे और सरकार को संचालित करने के लिए सरकार के 3 अंग बनाए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम था कि वो सदन में आपके हक और अधिकार की चर्चा करने के लिए आपके हक और अधिकार पर डिबेट करेगी और उस डिबेट को सर्वसम्मत से पारित करा करके आपके हक और अधिकार को मजबूत करेगी। उसके लिए लोकसभा, विधानसभा और राज्य विधानसभाओं का गठन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में वर्णित है। सम्मानित साथियों, हम लोग क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहने वाले कहते हैं कि दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता, शोषितों के नेता, वंचितों के नेता, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत में निवास करने वाले हर व्यक्ति के नेता हैं, हर व्यक्ति के आइकॉन हैं और हर व्यक्ति के हक और अधिकार को सुनिश्चित किया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। तो उसमें जो राज्यसभा, विधानसभा और राज्य जो लोकसभाएं का उन्होंने क्रियान्वयन किया, सबका काम दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया। और ये पंचवर्षीय योजना 1951 और 52 से आज चलती आ रही है। सम्मानित साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज तक जिनको हमने सोवर्जिन पावर हमारे हाथों में है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस व्यवस्था को दिया वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, गणतांत्रिक व्यवस्था थी। और लोकतंत्र को कहा जाता है बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा लोगों का शासन हो। यह शासन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आज का जो विज्ञान है, यहाँ ये जो माइक चल रही है, जो संचालक है लड़का, उसके पास रिमोट होगा, अभी रोक देगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 से पहले आपके हाथों में रिमोट दिया, आज नहीं। और गिनिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 2026 तक कितने वर्ष हुए। लोकसभाओं का गठन उन्होंने इसलिए किया कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में आपका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। और हम लोग विशेष करके यहाँ पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की जो व्यवस्था थी उसमें राज्यसभा और लोकसभाओं को अगर मिला दिया जाए तो एससी और एसटी यानी शेड्यूल ऑफ अदर बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, उसमें शेड्यूल कम्युनिटी जिसको एससी आप कहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जिसको अनुसूचित जनजाति आप कहते हैं, उसके 131 सांसद बाबा साहब ने 1950 में जब गणतंत्र बनाया और पहला चुनाव 1951-52 में संपन्न कराया तो 131 सांसद अनुसूचित जाति जनजाति के लोकसभा और राज्यसभाओं के थे। सम्मानित साथियों, आज जब चुनाव आता है तो हमारे नेता आते हैं, कहते हैं हमारा संविधान खतरे में है, हमारा हक और अधिकार खतरे में है। मैंने देखा है वह दौर 1984-85 के बाद उत्तर प्रदेश में 1984-85 में 3 राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है मेरे साथियों। 2 पार्टियां हमारे अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग की थी और एक एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग के प्रत्युत्तर में उनके अपोजिशन में बनाई गई थी। हमारे नेता माननीय कांशीराम साहब, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने आपसी तालमेल बैठा करके कई बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री देने का कार्य किया और वैचारिकी से भटकने का दुष्परिणाम है कि जो आज की व्यवस्था हम लोग झेल रहे हैं
तीनों राजनीतिक पार्टियों का गठन एक साथ होता है, लेकिन दो पार्टियों का विचारधारा खत्म हो जाता है और हम शासन सत्ता से दूर हो जाते हैं। सम्मानित साथियों, ताली बजाने का समय नहीं है। हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है। प्रश्न चिन्ह यहां खड़ा होता है। हमने इन राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट किया, इन विचारधाराओं का सपोर्ट किया, इसलिए किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनको हुक्मरान बनाना चाहते थे, हम हुक्मरान बनाने के लिए अपने लोगों को सदन में भेजने का कार्य किए। और आज भी चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन शोषितों वंचितों के हक और अधिकार, पिछड़ों के हक और अधिकार, अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार के लिए जो प्रावधान करे हैं, आज भी 545 सीटों के सापेक्ष आप देख लें तो हमें लगता है कि 300, 350, 400 के आसपास अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सांसद और विधायक। आपके सामने आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है और हम दुहाई देते हैं कि हमारा अधिकार खत्म हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि मनोहर कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर बेहतर नेता पैदा करना चाहते हो तो बेहतर समाज बनाओ, ना बिकने वाला समाज बनाओ। और इसी समाज से निकल करके आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी सदन का प्रतिनिधित्व करेगी और आपके हक और अधिकार को दिलाने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, इससे पूर्व भी इसी सरकार की एक पैटर्न थी केंद्र में और 1985 में व्यवस्था लाई थी। उस समय कुछ नेता थे अनुसूचित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, जो हमारे हक और अधिकार की चर्चा करते थे। लेकिन उस सरकार ने भी एक अध्यादेश, शासनादेश, संविधान में संशोधन किया था। 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, दल बदल विरोधी विधेयक कानून, और उसने हमारे प्रतिनिधियों को गुलाम बना दिया, हमारे प्रतिनिधियों को गुलाम बना दिया। और हम जिस संगठन में काम करते हैं, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कर्मचारी वर्ग का यह संगठन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, जो भारतवर्ष के 26 प्रांतों में काम करता है। और हमारा संगठन इन गुलाम प्रतिनिधियों को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या आप मेरा साथ दोगे? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको चिंता है अपने भूत और भविष्य वर्तमान का, जो अपने आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहते हैं, जो आज का समय सशक्त बनाना चाहते हैं, इनको चिंता है। और इसलिए लगभग 3:30 पौने 4 बजे यहाँ तब भी लोग थे और अब भी लोग हैं। ये बेहतर आयाम स्थापित करने वाले लोग हैं। अकेले एक प्रकाश पुंज नवबोधि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अकेले लड़ाई लड़ करके, जिनको शरीर ढकने का अधिकार नहीं था, जिनको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जो बलात् शर्म करते थे, मालिक उनका देखता था कि 24 घंटा वो काम कर रहा है, जब उसकी नींद टूटी और काम नहीं कर रहा है तो खाना और पानी बंद। कहा तुम काम नहीं किए हो, फिर काम करो, और जब काम करोगे तब तुमको भोजन मिलेगा। यह हमारी स्थितियां थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय में। क्या फिर से कोई अंबेडकर पैदा होंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर नहीं होंगे तो आप क्या अंबेडकर की विचारधारा पर चल करके अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, कहो। अगर तैयार हो साथियों तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के पूरे मंच से आप नौजवान साथियों, जय भीम में अपने अभिभावक तुल्य जो बुजुर्ग हैं, सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप साथ दो और आपका शासन एक दिन स्थापित होगा। जब मैं आज अपने प्रकाश पुंज नवबोधि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चलब तब ना जन्मदिन पर आप लोगों से वादा कर रहा हूं।
क्या लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? कब तक रोना रोना होगा कि हमारी कुछ चल नहीं रही है, हमारी पार्टी का नेता हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है? आप कब नेता बनोगे? मान्यवर कांसीराम साहब से माननीय मुलायम सिंह जी जब भी मिलते थे तो मान्यवर साहब ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, हमने ये उनके लिए किया, उनके लिए किया, तो मान्यवर साहब यही पूछते थे कि आप कब नेता बनोगे, आप कब नेता बनोगे? मान्यवर साहब की बात को स्मरण करते हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और माननीय कांसीराम साहब से मिले। मान्यवर साहब अब मैं अपनी पार्टी का गठन कर दिया, कहे चलो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, देर ही सही दुरुस्त हुए और हम मिल करके ये जो शोषित वंचित पिछड़ा समाज है, जिनको गाली के रूप में लोग दलित कह देते हैं, शूद्र कह देते हैं, इसकी सरकार कायम करेंगे। ये व्यवस्था दिया उन्होंने और उसी का परिणाम है कि धोती कुर्ता पैंट शर्ट आज बहुतायत में हर गांव में दिख रहा है। और आपके ही सामने जो महापुरुष पैदा हुए श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी, मान्यवर साहब कांसीराम जी, जो विचारधारा उन्होंने लाया, जो लोहिया जी की विचार की थी, उस विचार की को प्रबल किया रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, कबीर, छत्रपति साहू जी महाराज, संत रविदास, अनेक संतों महापुरुषों की विचारधारा को प्रबल करने के लिए काम किया। आप ही के सामने वो विचारधारा खत्म हो रही है और हमारे नेता जो नेतृत्व करना चाहते हैं ऐसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं जिनका कोई एक सर्कुलेशन नहीं है, एक आइडियोलॉजी नहीं है। पुरानी कहावत है कि भाई गए मियां रहीमन न होई मन। आप जब तक एक सशक्त आइडियोलॉजी नहीं पैदा करेंगे, उस आइडियोलॉजी को आप नहीं फॉलो करेंगे, तो दूसरा आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो बेहतरी इसी बात में है कि जो हमारे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे लोग सामाजिक रूप से बराबर हों, आर्थिक रूप से बराबर हों और राजनीतिक रूप से बराबर हों, सबको एक तरह की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तभी लागू हो सकता है उस बाबा साहब के सपनों का जो भारत था, जिसको हकीकत में नव भारत बनाना चाहते थे, उस भारत का तभी निर्माण होगा जब हम लोग मिलकर के काम करेंगे। अभी एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के साथ कोई कार्यक्रम, कोई बैठक नहीं करता है। मुझे भी बहुत ऑफर आए सारी पार्टियों से, लगभग ऑफर आए कि प्रदेश स्तर का पद ले लो, चाहे जो भी जहां समय मिलता है आप वो काम करो। लेकिन हमने कहा भाई हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए कौन सा काम है, बताओ आपने क्या किया है। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, आपका साथ लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो हमारी ये आबादी है, इस आबादी के लिए आपने क्या काम किया। आज की जो सरकार है क्राइटेरिया निर्धारित करती है एमएफएस का, नॉट फाउंड सुटेबल। हम लोग जब पढ़ते थे, कंपटीशन देते थे, तो उस समय का दौर था कि हमारे वर्ग का, अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर कम है, खाली है, तो उतनी सीटें जितनी रिक्त होती थी अगले साल के लिए जो है बैकलॉग की वैकेंसी होती थी, इतनी सीटें फ्रेश और इतनी बैकलॉग। और आज हमारे योग्य कैंडिडेट है, उसके बाद भी लिखा जा रहा है नॉट फाउंड सुटेबल, नन ऑफ दीज आर एबल फॉर दिस पोस्ट। और इतना लिख करके आपकी सीटें खाली कर दी जा रही है। 2018 में साथियों एक वृत्तांत मैं बताना चाह रहा हूं। एक एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर बनाया जाना था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परिघटना है
जो लगभग 20 साल एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर चुका था सज्जन, उसको जब प्रोफेसर बनने की बात आई तो जो वाइवा लेने वाली समिति थी उसने अनुसूचित वर्ग के सारे प्रोफेसर को अयोग्य घोषित कर दिया। कहा कि कोई भी इस पद के योग्य नहीं है। आप बताइए, जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 14 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या उस सिलेबस के योग्य नहीं होंगे? अगर योग्य है तो हमारे हक और अधिकार को खत्म क्यों किया जा रहा है? एक नया चीज लाया गया, EWS 50% अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व था, और उसके बाद भी अगर आप जनरल रैंक में जाते थे तो आपको जनरल सीट मिलती थी। और आज आपके बेटे को जब फार्म भरना होता है किसी भी कंपटीशन का, किसी भी अपॉइंटमेंट का, किसी भी पढ़ाई का, तो आप अगर SC लिख दिए, आप अगर पिछड़ी लिख दिए तो आपको 50% के नीचे ही रहना पड़ेगा, भला ही आप 100 में 100 नंबर लेने वाले हों। ये कहां से हो रहा है? किसकी कमी है? कमियां होती हैं, हम में भी होगी, आप में भी होगी, लेकिन तथागत बुद्ध तथागत हुए, उन कमियों को सुधार किया। तो हमारा सुधार कब होगा? हमारे लोग जो हमारा होने का दावा करते हैं, नाटक करते हैं, ये कब तक हमको ऐसे छलेंगे? ये तब तक छलेंगे जब तक हम उनको सुनते रहेंगे, उनसे अपनी बात नहीं करेंगे। बाबा साहब ने तो 5 साल के लिए इलेक्शन दिया और जनता के पास इतनी ताकत दिया कि जनता जब चाहे उनको पलट दे, जब चाहे जिसको शासक बना दे। इसलिए कि अगर वो बेहतर काम हमारे लिए कर रही है तो बेहतर है, नहीं काम कर रही है तो उसको हटाओ, दूसरे को लाओ। इलेक्शन था, सिलेक्शन नहीं था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस आइडियोलॉजी में, उस संविधान में। तो इस पुनीत पावन पर्व पर, क्योंकि कई कार्यक्रम अभी है, समय अधिक हो रहा है, इशारा भी हो रहे हैं, अपनी मैं बात विराम करूं, लेकिन नौजवान साथियों, एक कहावत है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इतिहास बनाने की ताकत बनाओ, और बाबा साहब ने उसके लिए मूल मंत्र दिया, लिखे हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भाई शिक्षित कैसे करो हो गए? प्रश्न चिन्ह यहां खड़ा हो रहा है कि ना आपका कोई विद्यालय है, ना आपके पास प्रोफेसर है, ना आपकी यूनिवर्सिटियां हैं। और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़े तो जबरियन अगर यहाँ कापी रही तो 20, 22, 25 नंबर दिया गया, और यहीं से बाहर जब दूसरी कापियां गई हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, उसमें 88 नंबर, 72 नंबर, 78 नंबर मिले हैं। कारण यहाँ मेरा सारा डाटा रहता था कि फला है, फला कम्युनिटी का है, फला कास्ट का है। रगड़ के फेल करो नहीं, प्रोफेसर की लाइन में खड़ा होगा, और जिस दिन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा तो रगड़ के रख देगा। तो इस तरह से आपका भविष्य मारा जा रहा है। कब तक इस दुश्वारियों को झेलेंगे? सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि 1 वोट 1 नोट। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक साथी हैं, जो भी सामाजिक साथी हैं, और जो भी सुबह शाम एक मानवता की मिसाल पेश करते हैं, अपना भोजन कर लेते हैं, अपने लोगों को भोजन कराने के लायक होते हैं, तो 1-1 रुपए का सहयोग जुटाइए। कहीं बढ़िया कॉलेज हमारे लोगों के लिए भी बनवाया जाए। इंजीनियर साहब, जिसमें हमारे बच्चे भी बेहतरी से बेहतर शिक्षा लेकर के इंजीनियर, डॉक्टर, राजनेता बने। तथागत बुद्ध ने भी कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान।
वो तो कोई व्यक्ति नहीं है। तो पहले हमको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए आयाम भी तो चाहिए। और हमें लग रहा है गोरखपुर में हाई स्कूल इंटर तक के तो चल रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए हमारे किसी भी छात्र ने अभी बीड़ा नहीं उठाया। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन उस पैसे से जहां हमारे आईएएस पीसीएस राजनेता हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग पैदा होंगे, वही अभी आयाम हमारा खाली है। तो मैं जहां भी जाता हूं तो एक निवेदन करता हूं कि भाई 10, 20, 50 लोग मिलकर के एक सोसाइटी बनाओ। बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाया, विद्यालय बनाया, सहयोग लेकर के बनाया। आप लोग भी एक बात करिए, मुझे जहां भी चाहेंगे, जिस तौर तरीके से चाहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे आप किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी जो लड़ाई है, वह लड़ाई संगठित रहने की जरूरत है। सारे लोग एक साथ एक आयाम पर आए और आयाम पर आकर के तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को, आदरणीय सम्मानित मंच, दर्शक दीर्घा में उपस्थित साथियों, सबको साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हैं कि यहाँ के जो नौजवान साथी हैं, विशेष करके इस जो ग्राम सभा है, मोहल्ला तो हो गई है वार्ड, इस वार्ड में जो भी सम्मानित साथी हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, सभी लोग एक बेहतर आयाम स्थापित करने के लिए एक दूसरे का सामंजस्य बनाइए, क्योंकि जहां हमारी बातचीत खत्म होती है वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक दूसरे से बात करिए, डिस्कस करिए, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष साधुवाद आप सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद।